और जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच धर्मेंद्र यादव जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र यादव जी आपका इंडिया डेली के इंडिया मंच पर। धर्मेंद्र यादव जी, मैं चाहूंगी आप मंच पर आ जाइए और अब यहां से आगे मंच को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य। धर्मेंद्र यादव जी, इंडिया डेली के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया मंच पर। और धर्मेंद्र यादव जी जाने माने राजनेता, समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम। धर्मेंद्र यादव जी, आपका एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में आ गया है अचानक से। आपने जो कल बेबाकी सदन के अंदर दिखाई और जिस तरह से आपने सरकार पक्ष पर तंज किया, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है। हुआ क्या था? आपने किसको कल बेईमान कह दिया? देखिए, कल की तो एक घटना अलग थी, परसों की थी, कल की नहीं जी। कल वायरल हो गई वो। इससे पहले भी जो लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को एहसास होगा कि बीजेपी के लोगों ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पहले एग्जिट पोल के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया कि जैसे बीजेपी के लोग एक तरफा देश में भी समर्थन पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की भी अधिकांश सीटें जीत रहे हैं। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से, और खबरें तो यहाँ तक हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में बैठे लोगों ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को, अन्य अधिकारियों पर दबाव बनाया कि जबरदस्ती चुनाव जिताए जाएं। और मैं 5 सीटें, मैंने लोकसभा के अंदर शपथ के समय भी जब उन 5 क्षेत्रों के सांसदगण शपथ ले रहे थे, उस समय भी मैंने चर्चा की थी, चाहे मेरठ की सीट हो, चाहे अलीगढ़ की हो, फर्रुखाबाद की हो, फूलपुर की हो, बांसगांव की हो, इन सीटों पर बीजेपी के लोगों ने गलत तरीके से चुनाव में काउंटिंग से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हरवाया है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होकर भी ये बात बताते हैं कि हमारे यहाँ वास्तव में आप जीत रहे थे। और धर्मेंद्र यादव जी, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन आपने किया है। पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है आपकी पार्टी। आगे की क्या रणनीति है? देखिए, वो जो शानदार जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, हमारे नेता अखिलेश यादव जी की, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, समाजवादी विचारधारा को, हमारे मैनिफेस्टो को समझा। ये अलग बात है कि 2, 3, 4 चुनाव, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लोग जनमानस को गुमराह करने में सफल हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत रहना देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए खतरा है। और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और हमारे पूरा इंडिया गठबंधन, इतनी सीटें उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दी हैं कि अब देश के अंदर कम से कम जन विरोधी कोई बड़ा कानून तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बना पाएंगे। देश का संविधान अब सुरक्षित है, देश का लोकतंत्र अब सुरक्षित है। अब देश के अंदर जरूरत इस बात की है, जो आरक्षण और भागीदारी में जो लगातार अन्याय, अत्याचार, शोषण चल रहा है, अब हम समाजवादियों को और इंडिया गठबंधन के लोगों को संघर्ष करके उस शोषण से निजात दिलानी है, क्योंकि लगातार चल रहा है। आज तमाम मुद्दे बहुत तत्कालिक चल भी रहे हैं, पार्लियामेंट में भी डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, जनमानस में भी चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो आरक्षण के तमाम प्रोविजंस हैं देश के संविधान में, मंडल आयोग की सिफारिश के माध्यम से हैं, सारे प्रोविजंस की अवहेलना हो रही है। और एक कॉलम दे दिया जा रहा है, एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है, नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस की, और उसको करके पूरे के पूरे जो सरकारी सेवाओं में जो
भागीदारी होनी चाहिए थी दलित पिछड़ों की, मुसलमान भाइयों की, उस भागीदारी को लगातार दबाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। अब समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। लोकतंत्र सुरक्षित कर लिया है, संविधान सुरक्षित कर लिया है, अभी हक और न्याय की लड़ाई लड़ना बाकी है। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं लोकतंत्र भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? भाजपा की वो सरकार अब है, सुरक्षित आप जाके विपक्ष- हुआ, अब जाके विपक्ष में हैं। सुरक्षित हुआ है, क्योंकि अब तो आप भारतीय विपक्ष जनता में- पार्टी के लोग चाहकर भी जी। संविधान में संशोधन के लिए जो जरूरी बहुमत है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहकर भी नहीं जुटा पाएंगे। 4 जून को देश और प्रदेश के जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने और पूरे देश की जनता ने, अलग अलग राज्यों में बहुत जगह सफलता भी, बड़ी सफलता मिली है। जी। केरल में बड़ी सफलता मिली है, तमिलनाडु में एक तरफा हो गया है, बंगाल शानदार रहा, महाराष्ट्र शानदार रहा, उत्तर प्रदेश ने तो इतिहास रच दिया, पंजाब के लोगों ने बहुत शानदार साथ दिया है। तो हम लोगों ने इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब कोई भी संविधान में जन विरोधी संशोधन भारतीय जनता पार्टी के लोग या इंडिया के लोग नहीं कर पाएंगे। 4 जून का आपने जिक्र किया कि सबने देख लिया क्या हुआ, लेकिन इसी जीत को आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड आप करने जा रहे हैं, और क्या संविधान के मुद्दे पर ही आगे भी देखिए, जीत कैरी फॉरवर्ड कोशिश कोई कम से कम गारंटी देते, कानूनी अधिकार देते कि हम लोग जिन लोगों के लिए पैसा खर्च करेगी, भारत सरकार के खजाने से खर्च होगा, कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि कम से कम उतने नौजवानों को स्थायी रोजगार दें। क्या ये कानून बना दिया? क्या इंटर्नशिप के बाद वो नौजवान क्या करेंगे, और यह 10 साल में क्या किया है? मैं तो आपसे शुरू में ही पूछा कि आज जब, और वो बजट के माध्यम से डिबेट में भी मैंने हाउस में पूछा जी कि भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात आपने की थी, 10 साल आपने राज चला लिया, 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का हिसाब दे दो। और धर्मेंद्र जी अब सोनिका, जाते जाते एक, चूंकि टाइम का क्रंच है थोड़ा सा, जाते जाते धर्मेंद्र जी एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। 2027 में आप बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, एक तरफा जीत का दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए मानते हैं अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है, अखिलेश यादव सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है 2027 में। क्या अखिलेश यादव की जगह पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव जी लेंगे 2027 के बाद? और जिस बेबाकी से कल आपने बातचीत की है, क्या भविष्य में आप इसे इस तरह से देखिए, देखते हैं? कैसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं। हम सिपाही थे, सिपाही हैं, सिपाही रहना है। तो अखिलेश जी जब यूपी स्टेट में वापस लौट जाएंगे तो फिर उनकी जगह पर पार्लियामेंट में कौन होगा? अरे सारे हमारे एमपी, एक से एक सीनियर एमपी, आपको पता है उनकी कितनी कितनी सीनियरिटी के लोग बैठे हैं। आरडी अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से जो चुन के आए हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, उनकी आपने पढ़िएगा प्रोफाइल। 1977 में जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में वो राज्य मंत्री थे, और आपको जान के खुशी होगी, वो माननीय नेताजी का जो नेताजी सदैव नेताजी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्हीं के नीचे वो राज्य मंत्री होते थे। बिल्कुल धर्मेंद्र 8 जी, बार आप- के वो एमएलए, उसके बाद एमपी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके आदरणीय भाऊ सिंह कुशवाहा जी से लेके आदरणीय हमारे लालजी वर्मा जी से लेके कितने अनुभवी लोग हैं। बिल्कुल। आपके सहारनपुर से चुन के आए हैं, मुजफ्फरनगर के हमारे हरिंद मलिक साहब, कितने एक से एक अनुभवी लोग हैं हमारी पार्टी पे। हम लोग तो अभी भी अपने को नौजवान मानते हैं। और धर्मेंद्र जी, जैसे आप इंडिया मंच पर हैं, इंडिया डेली के सवालों की लिस्ट बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम बच रहा है, लेकिन मेरे सहयोगी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, रजनीश जी और फिर नैना यादव आपसे सवाल धर्मेंद्र जी, करेंगी। लोकसभा चुनावों में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा था। अभी अभी यूपी सरकार ने अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण की घोषणा कर दी, इसे किस तरीके से देख रहे हैं अब आप? मैं समझता हूं ये लीपा पोती की बातें हैं। आप जहां पुलिस या पीएससी के आरक्षण की बजाय अगर वो फौजी के तौर पे भर्ती हुए, उनको पूरा जीवन फौजी रखने में दिक्कत क्या थी? इस बात का जवाब आज तक बीजेपी के लोग नहीं दे पाए। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो चैनल के लोग हैं, आप लोगों को 2 साल 3 साल के लिए अगर नियुक्त किया जाए, तो आपको स्वाभाविक है उस म्याद के बाद आपका भविष्य कैसे होगा, आपका परिवार कैसे चलेगा, आपका जीवन कैसे चलेगा, आप उन चीज़ों के लिए चिंतित होंगे, ना कि 100% आप यहाँ परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे अग्निवीरों के सामने या हमारे फौजी भाइयों के सामने जो जिम्मेदारी है, जिस माइनस टेम्परेचर पर वो लोग सेवाएं दे रहे हैं देश की सीमा पर, ऐसे लोगों को भी अस्थायी नौकरी, मैं समझता हूं, चाहे कहीं से बजट, एक तरफ आप बात करते हो कि 5th इकोनॉमी है, 3rd होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो अग्निवीर लोगों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है या पेंशन का इंतजाम नहीं है। मैंने तो अभी हाउस में उठाया
कि देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पेंशन मिलनी चाहिए। अग्निवीर की योजना खत्म करके जो पुरानी फौजी भाइयों की जो नियुक्ति का तरीका था, भर्ती का तरीका था, वो लागू होना चाहिए। बिल्कुल। उनको स्थायी नौकरी भी रहे और नौकरी के बाद उनकी पेंशन भी रहे। और यही नहीं, ये तो केवल बातें हैं जी। बीजेपी की किसी भी बात का भरोसा नहीं कर सकते आप जी। एक आखिरी मैं एक बात कहते हुए, अगर बीजेपी के लोगों ने 14 में जो वादे किए थे, 17, 19 और 22 में जो वादे किए थे, अगर उन वादों को पूरा किया हो तो बीजेपी के आज या इसके बाद जो वादे कर रहे हैं उसको मान लेना। और यदि पहले के वादे इनके सीधे सीधे सारे वादे अधूरे हैं जी, उस तरफ उन्होंने कोई काम ना किया हो, तो ये मान के चलना कि बीजेपी के अब भी जो किए जाने वाले वादे हैं वो भी अधूरे रहेंगे। मैं आपको लेटर दिखा सकता हूं। योगी आदित्यनाथ जी जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी घोषणा की आप बात करते हो, मुझे पता होता कि उनकी चर्चा आएगी तो मैं लेटर आपको दिखाता, शायद मोबाइल में भी व्हाट्सएप में होगा। इन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों से लिखित तौर पर, धर्मेंद्र जी एक मिनट में चर्चा हुई तो सुनिए। उन्होंने वादा किया था, उस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, सांसद के तौर पर उन्होंने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले। लेकिन लगभग 7 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बने, आज वो नहीं दे रहे हैं जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इनकी बात का कोई विश्वास ना करिए, इनके वादे का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरी फिर से एक बार मांग है, पुरानी तरीका जो फौजी भाइयों की भर्ती का वो हो, उनकी पेंशन हो, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों की पेंशन हो, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हो, किसानों का कर्ज माफ हो। ये जो मांगे हैं बुनियादी, या जो हमारे संविदा कर्मी हैं, उन संविदा कर्मियों के जो मानदेय बढ़े उनको स्थायीकरण करें। साथ ही साथ जो क्लास 3 और क्लास 4 में संविदा नौकरी और आउटसोर्सिंग है, ये खत्म होके स्थायी नौकरी मिले, आरक्षण के साथ मिले। ये हमारे आपके प्लेटफॉर्म से मांग है प्रदेश और देश की सरकार। मुझे लगता है धर्मेंद्र जी, अब आप मजबूत स्थिति में विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में और देश में भी, तो आपकी बात सरकार और सत्ता पक्ष दोनों सुनेगी, उस पर अमल भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता का पद खाली है, कौन बन रहा है विपक्ष का नेता? वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे विधानमंडल के माननीय सदस्य फैसला ले लेंगे, हमारा विषय ही नहीं। नहीं, चाचा की चर्चा हो रही थी इसलिए मेरे मन में था, मैंने सवाल वो फैसला ले लेंगे, चाचा भी फैसला लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी फैसला लेंगे, अब पता नहीं हमारा ना, विधानमंडल लेगा, हमारा विषय ही नहीं है। नहीं, विषय तो है आपका, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसीलिए पूछा, मैंने कहा कि पूछ लूं चाचा नहीं, की वो चर्चा। मेरा विषय नहीं है। वहाँ सब बड़े लोग, सक्षम लोग, अनुभवी लोग बैठे, हमसे बड़े लोग बैठे, और बड़े लोगों के फैसले हैं, उसमें हमें बीच में नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया डेली के मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत